भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले सीधे उन्हीं का रुख करते हुए, चंद्रशेखर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहला सवाल चंद्रशेखर जी मेरा आपसे ये है, सुप्रीम कोर्ट में कल सरकार ने हलफनामा दिया है और उस हलफनामा में सरकार साफ स्पष्ट ये कह रही है कि हाथरस की आड़ में कोशिश ये थी कि यूपी को जलाया जाए, दंगे वहां पर भड़काए जाएं और इसके लिए बकायदा जस्टिस फॉर हाथरस जैसी एक वेबसाइट बनती है, पीएफआई का उसमें रोल है, एसडीपीआई का उसमें रोल है और ये जो अलग अलग कोण इसमें उभर कर आ रहे हैं साजिश के, उसमें एक कोण आपसे भी जुड़ रहा है, ये आरोप है। देखिए, न्याय तो नहीं दे सकते हैं, आरोप ही लगा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 14 दिन तक जब इस मामले को में न्याय नहीं मिला, 14 दिन तक जब इस मामले पर कोई आवाज नहीं उठी, तब हम लोग वहां गए थे। 14 दिन तक मुख्यमंत्री क्या करवा रहे थे? क्या इतनी बड़ी घटना का संज्ञान प्रशासन ने ऊपर नहीं दिया था? सीनियर अथॉरिटी तक नहीं पहुंचाया था? 14 दिन तक ये जो बताया जा रहा है कि सब चीजें हो रही, 14 दिन तक ये गांव के लोग, ये लोग जो कह रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने के लिए यहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, वो लोग कहां थे? उन्होंने कितना प्रयास किया कि इस मामले में न्याय हो? 14 दिन तक प्रशासन ने किया क्या? और आप ये बताइए, आज बताया जा रहा वेबसाइट बन रही है, किसने बनाई वेबसाइट? 3 दिन सरकार ने आराम से सोचा कि हम लोग किस तरह इस मामले को डाइवर्ट करें, किस तरह से इस मुद्दे से लोगों को भटकाएं, इसलिए उन्होंने सब चीजें बनाई। और उनके पास ये आज पहला मामला नहीं है, जब भी कुछ होता है तो वो इस तरह से मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री न्याय नहीं दे सकते। अगर मुख्यमंत्री न्याय देते तो 14वें दिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती। ये सब लोग वही हैं, सब चीजें वही हैं, बस अब तो न्याय की परिभाषा क्या है चंद्रशेखर जी? चंद्रशेखर जी, इंसाफ की, न्याय की परिभाषा क्या है? क्योंकि अधिकारियों को सस्पेंड किया है सरकार ने, सीबीआई जांच जो कि देश की सर्वोच्च एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन उनको दे दिया है। कल हलफनामा जब सुप्रीम कोर्ट में दायर किया तो सरकार ने यह तक कह दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही आप जांच चाहते हैं तो वो भी करवा लीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो अब तो मामला कोर्ट में है, क्या है फिर आपके लिए इंसाफ और न्याय की परिभाषा? जी, मैं यही तो पूछ रहा हूं, अब हम लोग कर क्या रहे हैं ऐसा? जब मामला कोर्ट में है, फिर ये जातीय पंचायतों की अथॉरिटी वहां क्यों दी जा रही है? सबसे बड़ा सवाल है कि न्याय की परिभाषा यही है कि जिन्होंने गलत किया उनको सजा मिले, और सजा का एक पैमाना यह है कि उसमें निष्पक्ष जांच हो। इसलिए पीड़ित परिवार ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस द्वारा की जाए। उनको सीबीआई पे भरोसा नहीं था। तो अब सुप्रीम कोर्ट में कह दिया ना उन्होंने कि आप करवा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में कह दिया ना, तो फिर आप इंतजार क्यों नहीं करते हैं इन्वेस्टिगेशन का और कोर्ट तक मामला पहुंचे उसका? तो मैं मना कहां कर रहा हूं, और मैं कर क्या रहा हूं ऐसा? मैं कोई पंचायत कर रहा हूं क्या? पंचायत तो जो लोग कर रहे हैं जिनको तकलीफ हो रही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, अच्छा आप मुझे बताइए अधिकारियों को सस्पेंड क्यों किया गया? अगर सब कुछ ठीक हो रहा था, अगर सब कुछ सही था तो सस्पेंड क्यों किया गया? रात के अंधेरे में बच्ची को जलाया जाता है, इससे आक्रोश बढ़ता है या कम होता है? तमाम पीड़ित परिवार को बंधक आप बना देते हैं, उनके फोन छीन लेते हैं, मीडिया के लोगों द्वारा बताया था, मीडिया के लोग एंट्री नहीं कर सकते हैं। आप ये बताइए, इससे जन आक्रोश बढ़ता है या जन आक्रोश समाप्त होता है? कुछ नहीं है वहां, सिर्फ और सिर्फ मामले को, मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरी दुनिया में गुस्सा है, और पूरी दुनिया में जहां भी बहन बेटियां रहती हैं, किसी के साथ ऐसा ना हो, हमें इस बात की तकलीफ है। वहां जातीय पंचायत भी क्यों, वहां सर्व जातीय पंचायत क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि सबको पता है कि क्या हुआ। इन्वेस्टिगेशन 14 दिन तक चली। क्या अभी तो बहुत सारी चीजें ना, न्यायिक जांच होगी, पता लगेगा वो सब बेटी का था या नहीं था, इसको जलाया गया। अगर माहौल बिगाड़ने और बचाने की बात थी तो क्या 1 घंटा जो पीड़ित परिवार की मांग थी, उनकी तो सुबह को नहीं थी करने की। उन्होंने तो एक मांग मां ने ये भी रखी थी कि बस मैं बेटी की हल्दी की रस्म कर लूं, मुझे चेहरा दिखा दो। इसमें कौन सा माहौल बिगड़ रहा था? चारों तरफ तो आपने घेराबंदी करे, कोई जा नहीं सकता था। अभी तो ऐसा भी हो सकता कल आपको पता लगे कि किसी वहां के गांव वाले पे हमला हुआ और वहां कह दिया जाए कि भीम आर्मी के लोगों ने हमला कर दिया, या पुलिस भाग रही हो किसी के पीछे, वो भीम आर्मी के नारे लगा रहे हो। जो षड्यंत्र हो रहा है हमारी समझ में आ रहा है। हम न्याय के लिए खड़े थे और न्याय की उम्मीद बढ़ रही है। जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि घटना बहुत भयावह है, उम्मीद है कि न्याय होगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, अगर मुख्यमंत्री न्याय के पक्ष में खड़े, आप सीबीआई जांच की बात कर रही हैं, अब तक तो मामला एसआईटी के पास है, और अभी ये कहा कि एसआईटी और 10 दिन लेगी, सीबीआई को क्यों नहीं दिया है? दूसरी बात,
पीड़ित परिवार को गांव में अब तक क्यों रखा गया है? जब लखनऊ में विवेक तिवारी जी की हत्या होती है, 48 घंटे में उनकी पत्नी को नौकरी दी जाती है, फिर अब तक उस परिवार को नौकरी देने की बात आपने की, आपने उसको क्यों नहीं वहां से हटाया? गांव का माहौल अपने आप सामान्य हो जाएगा, आप परिवार को वहां से हटा के किसी गेस्ट हाउस में रख लीजिए। नहीं, आपकी जो ये बात है चंद्रशेखर आजाद, मुझे लगता है इस बात पर तो पूरा देश एक मत है, इस बात पर तो कोई संशय ही नहीं है कि जिस तरह से पीड़िता का शव जलाया गया, अगर वो परिवार की मर्जी के बगैर जिस तरह से वो पूरी वारदात हुई है, इसको लेकर तो सीधे सीधे इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये सवाल उठाए हैं कि किसी का भी ये हक है कि उसको एक प्रॉपर डिसेंट बरियल या क्रिमेशन मिले। ये बात आपकी ठीक है मीनाक्षी बहन जी। मीनाक्षी बहन मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि वहां का माहौल बिगाड़ने आप उस पीड़ित परिवार को वहां से, जब आपने उनको शिफ्ट करने की बात की, घर देने की बात की, क्यों नहीं निकाल रहे वहां से? उनको लखनऊ बुला लीजिए, क्यों नहीं निकाल रहे? आप तो माहौल बिगड़वा रहे ना उन पीड़ित परिवार को वहां रख के, डरा के धमका के। आपको पता है कि लखनऊ में होगा, तमाम मीडिया उनसे बात करेगा। जिस तरह वहां अधिकारी कर्मचारी, अच्छा पुलिस का काम सबूत मिटाना होता है या सबूत कलेक्ट करना होता है, किस पे भरोसा करें? मीडिया को इसलिए नहीं घुसने दिएगा। मैं आपको बता रहा हूं सच क्या है कि जितने एविडेंस थे वहां क्राइम सीन पे, जितने एविडेंस थे वो सब खत्म किए गए। एसआईटी के लोगों ने फाइलें छीन ली है हॉस्पिटलों से, जहां पे एविडेंस थे। एसआईटी के लोगों ने धमकाया परिवार को, मारपीट की है। बहुत सारी पीछे अभी न्यायिक जांच होगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में, तो सब खुल के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है, जिस तरह से हमारी बहन का चरित्र हनन किया जा रहा है, जिस तरह से पीड़ित परिवार को दोषी बनाया जा रहा है, मैंने 2-3 बातें आपको कही कि ऐसा भी हो सकता है जैसा माहौल बनाया जा रहा है कि खेतों से कोई भीड़ भाग रही है और भीम आर्मी के नारे लगा रही है। आप उल्टा सरकार पर और प्रशासन पर उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। हमला हो सकता है, आप सवाल उठा रहे हैं चंद्रशेखर जी, लेकिन देखिए आरोपों के घेरे में आप भी हैं। आपके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं चंद्रशेखर जी, आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि आप इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी, आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि आप इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए 29 तारीख को चंद्रशेखर जी आपने एक ट्वीट किया था, ठीक है? सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए। आवाज उठाना नहीं, पीड़ित परिवार के लिए हम सब खड़े हैं चंद्रशेखर जी। मैं उस बात का समर्थन करती हूँ आपका कि जो गलत हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है, उसको जरूर इंसाफ मिलना चाहिए। मैं आपकी इस बात का पूरा समर्थन करती हूँ, लेकिन देखिए आरोपों का सामना आपको भी करना पड़ेगा। आपका जो आपका ट्वीट है 29 तारीख का, आपने लिखा, हमारी बहन बेटियों की जान इतनी सस्ती नहीं, हमें न्याय चाहिए। केंद्र सरकार पीड़ित परिवार को 2 करोड़ का मुआवजा, फर्स्ट क्लास नौकरी और आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 30 दिन में सजा की घोषणा करे। यदि 24 घंटे में हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो भीम आर्मी भारत बंद करेगी। ये 29 तारीख का आपका ट्वीट है। कब करेंगे आप भारत बंद? क्योंकि इन तीनों में से तो कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। कब करेंगे आप भारत बंद? अगर क्या सिर्फ ये एक उकसावे का एक बयान था? क्या सिर्फ ये एक उकसावे भरा ट्वीट था? सिर्फ जनता को उकसाने के लिए ट्वीट था ये? मैं क्या कह रहा हूं बताइए। बोलनी है आप तो मैं कुछ बोलूं? बोलिए। मैं बहनों का सम्मान करता हूं, मैं बहनों के खिलाफ कुछ नहीं कहता हूं, और मेरी ये नीयत नहीं है कि जो मीडिया के लोग ट्रिक यूज करते हैं आवाज कम कर कहें कि हम क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं तो चंद्रशेखर आप कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। मेरी बिल्कुल नीयत नहीं रहती। नहीं चंद्रशेखर जी, आप तो पैनल में अकेले बैठे हैं। अगर आपकी और मेरी न्याय की आवाज उठाना, बताइए मैं क्या कह रहा हूं बहन, मेरी बात सुनिए ना। अगर न्याय की आवाज उठाना, विरोध करना, आंदोलन करना अपराध है तो मुझे सजा दी जाए। भारत बंद यहां पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी भारत बंद हुआ। किसान भाई जो है अपने न्याय की लड़ाई को मजबूत करने के लिए अभी पंजाब बंद किए हुए, रेलवे ट्रैकों पे मजबूरी में। अगर सरकार जो है हमारी मांगों पे संज्ञान ले ले, पीड़ित परिवार को जो है विश्वास में लेके संतोष में रखे, तो ये सब चीजें होंगी नहीं। पीड़ित परिवार लगातार कह रहा मैं क्यों ना बोलूं, आप मुझे बताइए। जब यहां विवेक तिवारी जी के परिवार को, उस बहन को क्लास 1 की नौकरी मिल सकती है तो हमारे परिवार को क्यों नहीं मिल सकती है? भेदभाव क्यों? 48 घंटे में उनको नौकरी मिल सकती तो इस परिवार को क्यों नहीं? तो सरकार ने उन्हें मुआवजा और नौकरी सब ऑफर किया है ना? क्यों नहीं? मेरी मांग क्या गलत है? सरकार ने पीड़ित परिवार को मुआवजा और नौकरी सब ऑफर किया है, लेकिन मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना चंद्रशेखर जी, आप पैनल पर आए हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि 29 तारीख को अगर आप ये कहते हैं कि 24 घंटे में अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो आप भारत बंद करेंगे, दूसरे व्यक्ति को मिल सकती है। 29 तारीख से लेकर आज 7 अक्टूबर हो गई है चंद्रशेखर जी। भारत बंद करूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, भारत बंद करूंगा और बता के करूंगा मीडिया को। मैंने पहले भी किया था 23 फरवरी को, उससे पहले 2 अप्रैल को भी। जब हमारे साथ अन्याय अत्याचार होगा, प्रशासन सरकार के लोग मिलकर अपराधियों के पक्ष में खड़े होंगे, आरोपियों के पक्ष में खड़े होंगे, सिस्टम हमें न्याय नहीं देगा, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए अपने लोगों से अपील करूंगा कि वो भारत बंद करें।
बिल्कुल करूंगा, और ये पहली बार नहीं है और आगे भी होगा। जब जब अन्याय अत्याचार होगा, किसी बहन का अपमान होगा, तो ये होगा, ये बिल्कुल होगा। आप जब पीड़ित मैं पूछ परिवार रहा से हूँ, मिलने जातीय के लिए पंचायत पहुंच क्यों रहे हो रही है थे? वहां? उनको कोर्ट पे भरोसा नहीं है। ठीक एक है, मिनट आपने सुनिए ये ना पॉइंट बनाया बहन, अपना। वो जातीय पंचायत हो रही है वहां पर, वो जातीय पंचायत हो रही है, वो कोर्ट पे भरोसा नहीं करते हैं क्या? सरकार उनके लोग नहीं कह रहे कि हमारी सरकार है, हम उसको बदनाम नहीं होने देंगे, हम हाथरस को बदनाम नहीं। जब ये करते करते हो तब नहीं बदनाम होता है। चंद्रशेखर जी, आपके खिलाफ भी अब वहां पर मुकदमा दर्ज हो गया, आपके खिलाफ भी शिकायत दर्ज हो चुकी है, आपके ऊपर केस दर्ज हो चुका है, पीएफआई के 4 लोग पकड़े गए हैं। मैं पीएफआई से थोड़ा ही हूँ। पीएफआई के 4 लोग अलग पकड़े गए, लेकिन आपके खिलाफ भी केस वहां पर हो चुका है। अपनी बहन की मैं अधिकार है, सरकार उनकी है, सिस्टम उनका है। एक केस थोड़ा ही मेरे खिलाफ, जहां भी पीड़ितों के लिए आवाज उठाने जाता हूं केस हो जाता है। केस से नहीं डरता हूं मैं। मेरी बहन के सम्मान का मामला, मैं केस वेस की परवाह नहीं करता हूं, और मैं जानता हूं सरकार केस लगा के दबाना चाहती, डराना चाहती, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको पीड़ित परिवार से जो मिलने जाना है, आप कह रहे हैं कि वो आपका परिवार है, पीड़ित हमारी बहन है, आप सैकड़ों की संख्या में समर्थकों को लेकर क्यों पहुंच रहे हैं हाथरस? सैकड़ों की संख्या में जब समर्थकों को लेकर वहां पहुंचा जा रहा है, तो ये मैसेज तो अलग जाता है ना चंद्रशेखर जी, ये मैसेज अलग जाता है। पहले ही वहां पर परिस्थितियां जिस तरह की हम सब देख रहे हैं। मैं अकेला व्यक्ति, मैं क्या बता रहा हूँ वहां? अच्छा ठीक है, आप सैकड़ों की संख्या में लोगों को जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, वहां नारेबाजी हो रही है, वहां का यही सरकार कह रही है ना, आप आराम से आइए, मुलाकात करिए। फिर अभी सुनेंगे आप, वहां हजारों लोग पंचायत कर रहे हैं, वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं अगर सैकड़ों लोगों के साथ जा रहा हूं तो मैं अब उपद्रव कर रहा हूं। मैं 25 किलोमीटर से 5 आदमियों के साथ जाता हूं तो माहौल बिगड़ जाता है। वो वहीं गांव में पंचायतें करते हैं और धमकियां देते हैं, तब कुछ नहीं बिगड़ता। देखिए बहन, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, लेकिन सच ये है, सच झुटलाया नहीं जाता, सच शीशे की तरह साफ है। नहीं चंद्रशेखर जी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। और जो आपने कहा कि वहां पर पंचायतें हो रही है, आज तक पर रेगुलर पिछले 4 दिन से हम यही सवाल उठा रहे हैं कि धारा 144 लगे होने के बावजूद वहां पर बड़ी संख्या में कैसे पंचायतें हो रही हैं। आज तक पर ये सवाल लगातार उठाया गया है, तो प्लीज आप ऐसे इंटेंशन पर सवाल ना खड़े करिए। देखिए, आप अकेले पैनल पर आए हैं, तो मैं आपसे जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं, मैं आपसे उन्हीं का जवाब लूंगी ना। बिल्कुल नहीं, अगर या तो आप डिबेट में होते तो मैं फिर बाकियों से वो सवाल पूछती। अगर 100 लोगों के साथ, सुनिए, मैं डिबेट में जाता ही नहीं हूं ना, मैं डिबेट में नहीं जाता हूं। 100 लोगों के जाने से माहौल बिगड़ता है क्या? हजारों लोग वही नहीं रहते हैं क्या? उस गांव में हमारे 4 घर है, कब माहौल बिगड़ा? जब बिगाड़ा गया तभी तो बिगड़ा। मैं पूछता हूं, मैं अकेला पहली बार 100 लोग लेके जा रहा हूं? मैं तो 1000 लोगों के साथ जाता हूं। मैं एक राष्ट्रीय पार्टी जो अभी मैंने बनाई है, मेरा एक संगठन जो 26 प्रदेशों में काम करता है, मेरे साथ 100 लोग नहीं चल सकते हैं। लोगों के साथ 100 लोगों की सुरक्षा चलती है। मुख्यमंत्री जाके देखे अकेले, मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए पीड़ित परिवार का दुख बांटने? हम लोगों को क्यों जरूरत पड़ी वहां जाने की? अगर सही न्याय हो रहा होता तो फिर ये सब चीजें क्यों होती? पुलिस ने जांच क्यों नहीं की? आज जो मीडिया के लोग दिखा रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी गई, पुलिस ने जांच करके क्यों नहीं दिखाया फैक्ट? क्यों माहौल बिगाड़ा गया? क्यों इस तरह सब चीजें की गई? क्यों एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बयान देते हैं माहौल बदलने के लिए कि रेप नहीं हुआ? वो कौन होते बताने वाले? उनको रेप की परिभाषा पता है कि स्पर्म नहीं मिला है? वो सेक्शन 375 को जानते हैं? हम सब समझ रहे हैं कि सरकार के लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, और हम ये भी ध्यान रखेंगे कि अगले 1 हफ्ते में और अगले इस महीने में मीडिया को कितना जो है विज्ञापन सरकार देती है। मुझे ये बताइए चंद्रशेखर जी, आपने कहा कि ये आपका अधिकार है कि आप पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे और उनके लिए इंसाफ की मांग लगातार उठाते रहेंगे। आप बलरामपुर क्यों नहीं गए अभी तक? बलरामपुर में भी एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन क्योंकि वहां पर आरोपी ऊंची जाति के नहीं हैं, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो आपको सूट नहीं करता है, इसलिए आप वहां नहीं पहुंचे, आप हाथरस पहुंचे, और लगातार आपकी बयानबाजी सिर्फ हाथरस को लेकर है। बलरामपुर क्यों नहीं? अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा दूं कि बलरामपुर पहुंचाऊं नहीं पहुंचाऊं। अगर आप कहें तो दिखाऊं। चलिए आप बताइए, अगर हमारी जानकारी गलत है तो आप ठीक है, आप हमें करेक्ट करिए। बलरामपुर में मैंने बताया ना, मैं बताता हूं भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव है कमल सिंह वालिया, और बलरामपुर गए हैं, प्रशासन से बात की है, सब कुछ किया है। एक भीम आर्मी कोई व्यक्ति नहीं है, एक सोच है, और इतना बड़ा संगठन जो पूरे देश में काम करता है। आप कहें तो मैं आपको अभी ट्विटर पे उनका वो दिखा दूं। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूं कि चंद्रशेखर बलरामपुर क्यों नहीं गए? राष्ट्रीय महासचिव हैं चंद्रशेखर बलरामपुर क्यों नहीं गए? आपको एक मिनट देखिए, चंद्रशेखर, ये देखिए, अगर आप कैमरा आपका जूम कर पाए, मैं आपको दिखा देता हूं। नहीं, मैं वो बिना देखे मैं आपकी बात मान रही हूँ कि ठीक है, आपकी पार्टी के दूसरे नेता वहां गए, मैं आपकी बात को मान रही हूँ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, चंद्रशेखर वहां क्यों नहीं गए? एक ही तो आदमी हूँ। अच्छा, आप ये बताइए,
मैं यही तो कह रहा हूं। अच्छा आप ये बताइए कितने केस होते हैं, आप कितने केसों की चंद्रशेखर जी मुझे ये बताइए कि आप ये चयन कैसे करते हैं कि हाथरस जाना है और बलरामपुर नहीं जाना है? चंद्रशेखर जी ये बात कैसे चुनते हैं कि हाथरस जाएंगे और बलरामपुर नहीं जाएंगे? जहां अन्याय होता ना, जहां अन्याय होता है, पीड़ित परिवार कहता है कि अन्याय हो रहा है और बलरामपुर में नहीं हुआ अन्याय, समझ रही हैं बहन, पूरे देश में जाता हूं। आप देखो, मैं क्या, बलरामपुर में पुलिस की कार्रवाई की 2 दिन की रिपोर्ट है और पीड़ित परिवार ने कहा कि हम न्याय से संतुष्ट हैं। आप चेक कर लीजिए ना। लेकिन यहां पीड़ित परिवार कह रहा है कि न्याय नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे ना जाऊं बताइए ना। जब अन्याय होगा तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा। बलरामपुर में पीड़ित परिवार का बयान है, 2 दिन में पुलिस ने रिकॉर्ड दिया कि जिसने किया उनको गिरफ्तार किया, उनको जेल भेज दिया है। मैं तो कहता हूं जहां भी बलरामपुर हो, भदोई हो, कोई सा प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कोई सा प्रदेश हो, जहां गलत हो वहां जाना चाहिए। लेकिन मैं एक व्यक्ति हूं, लेकिन भीम आर्मी एक यूनिट है, सब जगह जाती है। कल एक सजा हुई है राजस्थान में, थाना गाजी के प्रकरण में मैं गया था, मैंने आंदोलन किया था। मेरे जाने के बाद जो है जिनकी सरकार है कांग्रेस की, उनकी पार्टी के बड़े नेता भी गए थे और जो मांगे परिवार की थी, जाके परिवार के साथ बैठ के उनको माना था, पीड़ित परिवार को नौकरी, सब चीजें की थी। मैं गया था, मैंने आंदोलन किया था, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया था। मैं नहीं भेद करता हूं ना कांग्रेस बीजेपी, मेरे लिए कांग्रेस की सरकार भी ऐसी, बीजेपी की ऐसी, सबकी सरकार ऐसी, हमारे साथ सब जगह अन्याय होता है। और मैं दलित मुस्लिम और सब चीज की बात नहीं करता। मैं जब बेटी की बात है, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं और बाबा साहब महिलाओं का सम्मान करते थे और बाबा साहब देश की महिलाओं को यूनिट मानते थे। मैं कभी बहन बेटी की बात नहीं करता हूं, इसलिए करता हूं कि जाते पंचायत होती है ना, वो पंचायत कभी बेटी के पक्ष में क्यों नहीं होती है। सब पता है बहन, हमें, हम अपनी तकलीफ को जानते हैं। आरोप चंद्रशेखर जी आपकी पार्टी के ऊपर यह भी लग रहा है कि हाथरस में भीम आर्मी के लोग मौजूद हैं और वहां पर परिस्थितियां बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। इस चीज को लेकर आरोप आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर लग रहे हैं कि वहां पर हिंसा की साजिश है, वहां पर हिंसा फैलाने के प्रयास हो रहे हैं। किस लिए? अच्छा, उससे क्या होगा? हिंसा से क्या न्याय मिल जाएगा? मैं ये कह रहा हूं, अगर वहां भीम आर्मी के लोग हैं तो पुलिस जांच करके निकाल दे। मैं यही तो बता रहा हूं ना कि अब ऐसा हो सकता है, बहुत सीधी बात बता रहा हूं। मुद्दों को भीम आर्मी के लोग हैं या नहीं है? चंद्रशेखर जी मुझे ये बताइए कि वहां पर भीम आर्मी के लोग हैं या नहीं है? भीम आर्मी के लोग, मैंने बताया ना, भीम आर्मी एक सोच है जो हर गांव में है, हर गली में है, जो अन्याय खिलाफ लड़ने की सोच है, जो मानवता की, बहनों की सुरक्षा की सोच है, वो हर गांव में है। और अगर वहां है तो पुलिस निकाल लेना। क्यों नहीं निकाल रही है पुलिस? पुलिस किसका इंतजार कर रही है? अगर वहां माहौल खराब करने वाले लोग हैं तो चंद्रशेखर यहां बैठा, जब चंद्रशेखर जाता है तो जो उनसे प्यार करते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, वो जाते हैं। क्या आप आज तक पर इस वक्त अश्योर कर सकते हैं या आश्वासन दे सकते हैं कि वहां पर किसी तरह की हिंसा की कोई घटना भीम आर्मी के किसी सदस्य की तरफ से नहीं की जाएगी? मैं भीम आर्मी कभी हिंसा करती नहीं है ना मैन, जो कभी नहीं किया वो आगे कैसे हो जाएगा? हाँ, मैं गारंटी देता हूं आपको कि माहौल बिगाड़ने के लिए एक भीड़, जिसमें से व्यक्ति नहीं पकड़ा जाएगा, ये दिखाई जाएगी कि वहां छिपी हुई है। मैं कह रहा हूं पुलिस है ना, इतनी फोर्स है आपके पास यूपी में, योगी जी लगा के ढूंढवा दीजिए ना और सजा दीजिए अगर कोई माहौल बिगाड़ रहा है। लेकिन हमें पता है माहौल कौन बिगाड़ रहा है। वो प्रदेश, ये प्रदेश हमारा है, ये देश हमारा है, हम हिंसा करने वाले लोग नहीं है। चंद्रशेखर जी, मैं आपका ध्यान अब एक दूसरे पहलू की तरफ लेकर जाना चाहूंगी, एक दूसरे पहलू की तरफ आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगी। जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, एसआईटी की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है, हालांकि अब 10 दिन का एक्सटेंशन उनको मिल गया है, लेकिन कुछ नई बातें भी सामने आ रही हैं। और जो सबसे नई जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कॉल डिटेल सामने आए हैं। ये अक्टूबर 2019 से लेकर मार्च 2020 तक के कॉल रिकॉर्ड्स है, जिसमें आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच फोन पर बातचीत हुई है। 104 बार फोन कॉल्स। इस जानकारी का आपके लिए क्या मतलब है? कितने दिन बैठते हैं सारे? कितने दिन बैठते हैं सारे? बताइए जरा सा, एक बार दिन बता दीजिए। मेरी थोड़ा सा नॉलेज कम है। अक्टूबर से मार्च तक कितने दिन बैठते हैं, कितने महीने बैठते हैं? महीने बता दीजिए, फिर हम जुड़वा लेंगे। आप जवाब नहीं दे रही है। मैं नहीं, ये जवाब मैं क्यों दूंगी आपको? आप मुझे बताइए ना इस पर कि अगर अक्टूबर 2019 कितने महीने बैठते? आप बस महीने बता दीजिए ना। ऐसा होता है ना, अक्टूबर 2019 से लेके मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर 6 महीने। 6 महीने में 104 कॉल।
गांव में रहते हैं और हमारे लोग तो काम करते हैं उन लोगों के यहां। नहीं, अगर 104 बार अगर फोन पर बातचीत हो रही है तो कम से कम इससे एक ये पहलू जरूर उजागर होता है कि आपस में संवाद था, आपस में एक बातचीत हो रही थी, रेगुलर हो रही थी। गांव में संवाद नहीं होता क्या? गांव में संवाद नहीं होता था, लेकिन किसी की मनसा क्या है, किसी के अंदर कितना छल छिपा ये कौन जानता है? लोग तो पीठ में खंजर जो है अपना बन के घोंपते हैं। गांव में संवाद नहीं होता, गांव में पीड़ित परिवार का झगड़ा थोड़ा ही था कोई, लेकिन ये उनकी जो है मानसिकता है, नीच मानसिकता, जिसके चलते कृत्य हुआ है। लोग पहले घर में घुसने का रास्ता बनाते हैं और फिर जो है ये षड्यंत्र करते हैं, इस तरह के वो सब चीजें जो हैं नीच हरकतें करते हैं। मैं जानता हूं, हमारे लोग तो गांव की सफाई और सब चीज हमारे लोग तो करते हैं, कुछ नहीं है इन बातों में। ये सिर्फ बातें जो हैं, आज उस पीड़िता का सब तो जल गया है, उसके साथ जो है वो मानवता शर्मसार तो हो चुकी है, कचरे की तरह उसको पेट्रोल डाल के जला तो दिया गया, लेकिन अब उसकी जो है सबके बाद भी, उसके जाने के बाद उसका चरित्र हनन जो है किया जा रहा है और कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता, न्याय नहीं दे सकते तो कम से कम अपमान ना करें। चंद्रशेखर आजाद, मुझे ये बताइए फिर कि जब सरकार ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कह रही है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, आप मुझे ये बताइए चंद्रशेखर, आपके हिसाब से कौन बिगाड़ रहा है माहौल उत्तर प्रदेश का? अगर ये आरोप सरकार की तरफ से है कि उनके पास स्पेसिफिक खुफिया जानकारी, इनपुट्स थे कि कैसे वहां पर दंगों में उत्तर प्रदेश को झोंकना चाहते थे, जी, कौन बिगाड़ रहा है माहौल? अच्छा ये बताइए, मैं क्या कह रहा हूं, 14 दिन तक पीड़ित आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। लहास के गांव पहुंचने से पहले एडीजी साहब बयान देते हैं कि रेप नहीं हुआ है, समाज में गुस्सा है। पीड़ित परिवार को पीट के बंद करके सबको कचरे की तरह जला दिया जाता है, इससे समाज में गुस्सा फैलेगा या प्यार फैलेगा? पीड़ित परिवार को बंद कर दिया जाता है, मीडिया का जाना बंद कर दिया जाता है, पीड़ित परिवार के फोन छीनने जाते हैं, बीडीएम जाके धमकाता है, इससे आक्रोश बढ़ेगा या क्या होगा? सरकार ने 3 दिन बैठ के सोचा, फिर सरकार को लगा कि इसका एंगल बदलना चाहिए। मैं ये कहता हूं, अगर आपके पास इनपुट है तो उनको सार्वजनिक कीजिए, और जो ये कर रहे हैं उनको सजा दीजिए, उनको जेल भेजिए, इन पे मुकदमे कीजिए, सब चीजें कीजिए। मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये हिंसा का माहौल बनने क्यों दिया आपने? अगर आप कह रहे हैं हिंसा का माहौल होने वाला है, आप पहले क्या क्यों नहीं दिया आपने? 24 घंटे के अंदर जो है सीनियर जो अथॉरिटी है जिले की, वो जाके क्राइम सीन का मुआयना करती, क्यों नहीं गए? गांव में जाके आपने जो है क्यों नहीं चेक किया? 14 दिन तक कौन सा माहौल बिगड़ रहा था? सरकार ने सारा माहौल बिगड़ा। अब सरकार अपनी छवि को बचाने के लिए अपने हथकंडे आजमा रही है और कुछ नहीं है। बाकी अगर कोई है कर रहा है तो सरकार सामने लाए, उसको सजा दे। हम लोग सरकार को, एसआईटी अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसका सम्मान करेंगे। और अगर कोई माहौल बिगाड़ रहा है, आज ही एक्सटेंशन दे दिया गया है चंद्रशेखर। अच्छा, एसआईटी को 10 दिन क्यों बढ़ाया? जब सीबीआई को दे दी गई थी। ये जो बयान दिए जाते हैं ना, ये बयान दिए जाते हैं, बिल्कुल नहीं है। एसआईटी का कार्य देख चुका हूं, पीड़ित परिवार को 2 दिन बंद रखा, क्राइम जो वो थे, सारे क्राइम सीन थे, उसके जो है जितने भी एविडेंस थे सब खत्म किए गए। उसके बाद मीडिया को घुसने दिया गया, सब देख रहे हैं। सीबीआई की बात करें तो सीबीआई को अब तक जांच नहीं दी गई, बस एक मैसेज छोड़ दिया गया कि सीबीआई को जांच सौंप रहे हैं, जिससे लोगों में लगे कि देखिए मुख्यमंत्री न्याय कर रहे हैं। मुख्यमंत्री न्याय, वो चाहते डीएम कहां है जो पीड़ित परिवार को धमका रहे थे? किसके ऑर्डर पर उन्होंने सबको जलाया? क्यों वो जनता के सामने नहीं आ रहे? क्यों अब तक उनको जो है सस्पेंड नहीं किया गया? जिन्होंने एविडेंस खत्म करने का प्रयास किया गया, जैसा मैंने कहा कि पुलिस ने सबूत बिठाए, उन अधिकारी कर्मचारियों पे सेक्शन 4 का मुकदमा, SC/ST सेक्शन 4 का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? उन पे सेक्शन 201 का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? क्या न्याय की मांग उठाना गलत है? आप पीड़ित परिवार को संतुष्ट करें ना, उनको न्याय देना, उनको एहसास कराए ना। ये मैं थोड़ा कहा मुख्यमंत्री का वो कुर्सी बैठे हैं, वो ऑन चेयर हैं, तो वो क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, मेरी एक बात तो जानिए ना, क्यों मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को अब तक लखनऊ नहीं बुलाया मिलने के लिए? क्या दलितों से बदबू आती है? देखिए चंद्रशेखर जी, एक जो तस्वीर उभर रही है अभी तक का जो घटनाक्रम हमने देखा है, घटना के बाद से पुलिस की तरफ से सीधे सीधे ये कह दिया गया है कि दुष्कर्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ कई ऐसे और पहलू निकल कर आ रहे हैं जिसमें गांव की ही आबादी का एक बड़ा हिस्सा ये कह रहा है कि जैसा दिख रहा है वैसा सब कुछ नहीं है। क्या हमें एक जांच के नतीजे का सुप्रीम कोर्ट में अगर केस पहुंचा है तो उसका इंतजार नहीं करना चाहिए?
अगर ये कहा जा रहा है कि नार्को टेस्ट किया जाए आरोपी पक्ष का भी, पीड़ित पक्ष का भी, क्योंकि बयान बदल रहे हैं, अलग अलग पहलू निकल कर आ रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? नार्को टेस्ट पहले तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, आप और मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़े तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि नार्को टेस्ट हो ही नहीं सकता है। और नार्को टेस्ट है क्या, समझना पड़ेगा ना। ड्रग्स दिया जाएगा, जो झूठ तय करके बैठा उसको नहीं वो कर सकते, जो एडिक्टेड है। ड्रग्स दे के हम जिस तरह से चीजों पक्षपात किया जा रहा है, चीजों को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे आप एसआईटी पे भरोसा करेंगे, कैसे आप नार्को टेस्ट पे भरोसा करेंगे? हम तो रोज देखते हैं कि क्या होता है देश के अंदर, किस तरह से जो है पीड़ित परिवार को आरोपी बनाया जाता है। कल ऐसा भी हो सकता है इसे ऑनर किलिंग की बात कर दी जाए। मैं देखिए ना, अब इंतजार उनको करना चाहिए। वो क्यों पंचायतें कर रहे हैं, वो पंचायतें क्यों कर रहे हैं? उनको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, सरकार उनको सरकार भरोसा नहीं है। नहीं, उनमें से तो जो आरोपी लड़के हैं, उन आरोपी लड़कों में से एक परिवार तो ये कह रहा है कि हमने तो जाकर खेत में मदद की, पीने के लिए पानी दिया, उल्टा हमें फंसा दिया गया। अब अगर उनकी तरफ से भी ये आ रही है बात सामने, तो उन्हें भी तो एक मौका दिया जाएगा ना कि वो अपनी बात रख सके। और अगर उनके साथ वाकई कुछ गलत हो रहा है तो कम से कम उसको पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम जांचे और परखे। आउटराइटली तो हर बात को खारिज नहीं किया जा सकता ना चंद्रशेखर जी। अच्छा ये बताइए, नहीं बिल्कुल सही बात है। मैं पूछ रहा हूं सजा कब मिलेगी? जब कोर्ट देगा सजा। आप और मैं तो नहीं दे सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन कौन करवाएगा? अब तो सुप्रीम कोर्ट करवाएगा। तो क्या कौन मना कर रहा है उनको कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी? कोई सजा दोहराई हो रही है? आज ऑर्डर थोड़े आ रहे सजा के, इन्वेस्टिगेशन तो होगी। अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, अभी हुई कहां है? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में होगी तो इन्वेस्टिगेशन सारी दोबारा होगी। इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ जो है मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है, डिस्कोर्स को बदला जा रहा है। मैं कह रहा हूं ना, आप और मैं समझदार है। सुप्रीम कोर्ट अब जांच कराएगा, जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा क्या सजा होनी है, क्या सजा नहीं होनी है, किन ऑफेंस पे सजा होगी, तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। हम सब इस जांच के नतीजे का इंतजार करेंगे। चंद्रशेखर जी, आखिरी सवाल मैं एक आपसे पूछना चाहूंगी। ये सवाल मैं क्या कह रहा हूं बहन, सजा कौन देगा? सजा तो कोर्ट ही देगा ना। ठीक है, उसका हम इंतजार करेंगे। चंद्रशेखर जी, तो सजा कोर्ट मैं देगा। आखिरी सवाल आपसे एक बड़ी तस्वीर पर पूछ रही हूँ, मैं एक बड़े मैसेज पर आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ। और ये सवाल इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि महिलाओं का मामला किसी राजनीति तक केंद्रित या सिर्फ एक राजनीति का मुद्दा नहीं बन सकता है। ये देश की आधी आबादी का मामला है। मैं तो आज यहाँ इस मंच से ये भी कह रही हूँ कि कोई भी लड़की हो, चाहे वो किसी भी समाज से है, किसी भी धर्म से है, उसका नाम कुछ भी है, वो अमीर है गरीब है, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हर लड़की के लिए इंसाफ की आवाज उठनी चाहिए। क्या हम आज भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर से इस मंच पर यह उम्मीद कर सकते हैं कि यह मामला सिर्फ हाथरस तक नहीं निपटेगा, बल्कि बीते ही एक हफ्ते में यूपी में दर्जनों भर वारदातें आई हैं बलात्कार की सामने, उनकी आवाज भी उतनी मुखरता से उठाई जाएगी? देखिए, कहीं भी अन्याय होगा पूरे देश में, किसी भी बहन बेटी के साथ होगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि इसी ईमानदारी के साथ जाति धर्म देखे बगैर जो है न्याय के लिए लड़ूंगा। और अगर अपराध करने वाला मेरा स्वजातीय भी होगा, मेरी जाति से होगा, उसके खिलाफ भी जो है इतनी मजबूती से लड़ूंगा। मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं। ठीक है, मैं माँ फातिमा शेख का, माँ सावित्रीबाई फुले का अनुयायी, मैं वो नहीं करता हूं। लेकिन एक बात बहुत जरूरी जो आपसे कहनी है, ये अपराध कौन रोकेगा? मैं और आप तो नहीं रोक सकते। मीडिया कवरेज करके ये आवाज उठा के तो नहीं रोक सकते हैं। अब सरकार रोक सकती है। सरकार ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्यों हम निर्भया को भूल गए? क्यों निर्भया के बाद जो है सरकार ने सीख नहीं ली? एंटी रोमियो स्क्वाड कहां है? कल हाथरस में 6 साल की बच्ची का, मैंने उस पर भी आज तक के ट्विटर हैंडल के जो न्यूज थी उसको ही मैंने रिट्वीट किया, रिट्वीट विद कमेंट किया। 6 साल की बच्ची के साथ कल हाथरस में दोबारा घटना हुई। सरकार की संवेदनहीनता कहां है? सरकार की संवेदनशीलता कहां है? सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? सरकार क्यों मौका देती है? आप ये बताइए। अगर क्या इस मामले पे लोग वहां ना जाते तो क्या ये आपके संज्ञान में आ पाता? दिल्ली क्या इस पे आवाज उठती? 14 दिन तक नहीं, आज तक ने हर मंच से इस खबर को उठाया और जितनी मुखरता से उठाना चाहिए उतनी मुखरता से उठाया। और इसीलिए हमने तो इस केस में न्याय की मांग करते हुए कहा है कि ये हाथरस की निर्भया है, इसलिए हमें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। आपने अपनी बात रखी चंद्रशेखर जी। किया जा रहा, मैं पूछ रहा हूं, लेकिन कब किया गया बहन? कब किया गया? जब मैं वहां गया,